बरसों पुराना शिवपुर गांव हरियाली से घिरा, मिट्टी के महक से भरा और रिश्तों की गर्माहट में डूबा हुआ था। इसी गांव के बीचों बीच रहते थे हरिराम और उनके दो बेटे सुरेश और रमेश। सुरेश बड़ा था, समझदार और मेहनती, जबकि रमेश छोटा, थोड़ा तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी। पिता की 4 बीघा जमीन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। माँ का देहांत बहुत पहले हो गया था, इसलिए घर की देखभाल और खेती की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर ही थी। बेटा, जमीन से ही पेट पलता है और प्यार से ही घर चलता है। मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रहती। मेरे जाने के बाद तुम दोनों की एकता ही तुम्हारी तरक्की की चाबी होगी, इसीलिए हमेशा साथ रहकर चलना। सुरेश इन बातों को दिल से मानता था, लेकिन रमेश को ये सब पुरानी बातें लगती थीं। वो शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। तभी हरिराम की तबीयत बिगड़ी और इलाज के बावजूद उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। कुछ ही दिनों में जमीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच मतभेद शुरू हो गए, क्योंकि कोई लिखित वसीयत नहीं थी। दोनों ने साथ खेती शुरू की, लेकिन रमेश को लगता था कि मेहनत वो ज्यादा करता है और फायदा सुरेश उठाता है, जबकि सुरेश को लगता था कि रमेश उससे दूर होता जा रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी। वाह भैया, आपको छोटे भाई की कमाई खाते शर्म नहीं आती? आप बड़े हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। हर वक्त बहाने बनाते रहते हैं। ये जमीन सिर्फ मेरी नहीं, आपका भी हिस्सा है, इसलिए आपको भी मेरे साथ काम करना होगा। मेरे भाई, पिताजी अब नहीं रहे, उनकी जगह मुझे ही रिश्ते निभाने पड़ते हैं, वरना कल हमारे घर कौन आएगा? और मेहनत की बात करता है तो जब तू छोटा था तब से मैं अकेला सब संभाल रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी तुझसे इसका हिसाब नहीं मांगा। इतने में वहाँ गांव के मुखिया जी आ जाते हैं। अरे भाई, आपस में दीवार मत खड़ी करो, अपने पिता के संस्कार याद रखो। वो हमेशा कहते थे, एकता में ही ताकत है। तुम दोनों उनका खून हो, साथ मिलकर रहो। पर कहते हैं ना, दिलों में जो दीवार खड़ी हो जाए उसे गिराना आसान नहीं होता, और फिर कुछ ही दिनों में बात बंटवारे तक पहुंच जाती है। भैया, बंटवारा कर ही लो। मैं अब आपके साथ और नहीं रह सकता। मैं अपना हिस्सा अलग चाहता हूँ। छोटे, तू ऐसा क्यों कह रहा है? एक काम कर, कल से तू मेरे काम कर, मैं तेरे काम करूंगा। एक बार कह दिया ना, नहीं, अब कुछ नहीं सुनूंगा, अलग ही रहूंगा। सुरेश ने चुपचाप रमेश की बात मान ली, पर उसे उसके पिता की आवाज आई, जैसे कह रहे हो, यही तो नहीं चाहता था मैं। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। रमेश, तू जो चाहे ले ले, मुझे बस पिता की इज्जत चाहिए। 4 बीघा खेत 2 हिस्सों में बांटने की बात तय हुई। दोनों खेत पहुंचे। दोनों का हक बराबर है, लेकिन कुआं एक ही है। ऐसा करते हैं, आधा उपजाऊ आधा बंजर, और कुएं का पानी भी हम दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगे। इससे किसी को भी खराब हिस्सा नहीं मिलेगा, दोनों को बराबरी मिलेगी। कुआं कैसे बांट सकते हैं आप? अभी इसी कुएं से पूरी जमीन को पानी मिलता है। हम बारी बारी से सिंचाई करेंगे तो दोनों के खेतों तक पानी पहुंचेगा, और जब नहर का पानी आएगा उसे कुएं की तरफ मोड़ देंगे। इससे कुआं कभी नहीं सूखेगा। नहीं, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। मुझे तो ये कुआं पूरा का पूरा ही चाहिए। लेकिन रमेश कुआं बांटने को तैयार नहीं था। बात बढ़ती गई, उसकी आवाज भी ऊंची हो गई। सुरेश हैरान था, ये वही रमेश था जो कभी उसके साथ एक थाली में खाता था। आखिरकार सुरेश ने हार मान ली। ठीक है रमेश, तू ले ले कुएं वाला हिस्सा। मैं अपनी मेहनत से बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना लूंगा। रमेश के चेहरे पर संतोष और थोड़ा गर्व था। सुरेश की आंखों में दुख, लेकिन कोई शिकायत नहीं। खेत का बंटवारा हो गया, अब घर की बारी थी। देखो, ये हमारा पुश्तैनी घर है। इसमें 4 कमरे हैं, 2 तुम्हारे 2 मेरे। और जहाँ तक आंगन की बात है, जिस तरफ जिसके कमरे होंगे उसी के सामने वाला आंगन उसका होगा। आंगन में दाहिनी ओर एक आम का पेड़ था, जिसमें हर साल मीठे आम आते थे। रमेश की नजर उस आम के पेड़ पर ही थी। उसके मन में लालच जगा। नहीं भैया, ये जो आम के पेड़ वाला जो आंगन है, मैं तो वहीं कमरे लूंगा। आपको तो पता ही है, मुझे आम बहुत पसंद है।
ठीक है छोटे, तू ये वाला हिस्सा ले ले। बंटवारा हो चुका था। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई। सुनो जी, आपको नहीं लगता आपने जो किया वो गलत किया? गलत? क्या गलत किया मैंने? अपना हक लेना कोई गलत बात नहीं है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने मांग लिया। अगर उसमें भैया को कुछ गलत लगा तो वो मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। इसका मतलब मैं सही हूँ। सुरेश अपने हिस्से की जमीन पर सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा। उसने बंजर खेत को सुधारने के लिए गोबर डाला, नहर से पानी लाने की कोशिश की और नए बीज बोए। उधर रमेश अपने कुएं वाले खेत में आराम से खेती करता रहा। उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी आसान हो गई है। शुरुआत में उसकी फसल भी अच्छी हुई और गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। रमेश तो बड़ा समझदार निकला, अच्छा हिस्सा ले गया। नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन सुरेश इतना मूर्ख है ये मुझे नहीं पता था। उसने अपने हक के लिए आवाज तक नहीं उठाई। आपने अपना हक क्यों नहीं मांगा? ये सब आपने अपनी मेहनत से कमाया है। ससुर जी भी कहते थे कि इस घर की हर ईंट आपने लगाई है, इसमें आपका पसीना बहा है। कुआं भी आपने अपने हाथों से खोदा, फिर आपने सब देवर जी को क्यों दे दिया? क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। मैंने हमेशा यही चाहा कि उसे कभी कोई तकलीफ ना हो, वो हमेशा खुश रहे। अगर उसकी खुशी इसी में है तो मुझे भी यही मंजूर है। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है। अगले साल बारिश कम हुई और कुएं का पानी सूखने लगा। उधर सुरेश की जमीन के पास गांव वालों ने एक तालाब बनवाया, जिससे उसे बहुत फायदा हुआ। उसी पानी की वजह से जो नहर पहले साल में सिर्फ एक बार पानी देती थी, अब पूरे साल पानी से भरी रहने लगी। रमेश कई बार सुरेश से पानी मांगना चाहता, लेकिन कह नहीं पाता। वहीं सुरेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। गांव में चर्चा होने लगी कि उसने सूखी जमीन में भी जान डाल दी। ये सब देखकर रमेश को जलन होने लगी। वो सोचता, मेरा हिस्सा तो अच्छा और उपजाऊ था, फिर भी ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। अगले साल हालात और खराब हो गए। गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें जल गईं, कुएं सूख गए और लोग परेशान हो गए। रमेश का खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके पास खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा। सुनो जी, कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठोगे? भैया के पास चलो, मदद मांग लो। शर्म से रमेश का सिर झुका हुआ था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया और वो सुरेश के पास पहुंच गया। सुरेश आंगन में अनाज फैला रहा था। उसने रमेश को देखा और बिना कुछ सोचे मुस्कुराकर बोला, आओ छोटे, अंदर बैठो। सुरेश ने बिना कुछ कहे अनाज की 2 बोरियां उसके सामने रख दी। ये तेरे लिए है। मैंने तेरी भाभी को कहा था अब तेरा हिस्सा निकालने के लिए। अगर तू नहीं आता तो भी मैं तुझे ये देने आता। भैया माफ कर दो, जमीन बांट ली थी पर रिश्ते नहीं बांट पाए। आज समझ आया कि बंटवारे से सुख नहीं मिलता। छोटा हूँ, मुझे आपके पास रहने दो। जो बीत गया उसे भूल जाओ। पिताजी की आत्मा तभी खुश होगी जब हम एक होंगे। दोनों ने मिलकर खेतों की मेढ़ें तोड़ी और बीच की दीवार गिरा दी। धीरे धीरे खेत फिर से हरे भरे होने लगे। सुरेश की समझदारी और रमेश की मेहनत ने मिलकर चमत्कार कर दिया। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि दोनों के घर अनाज से भर गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि तरक्की हमारी एकता में ही है। हमें अपने रिश्तों में अहंकार को कभी बीच में नहीं आने देना चाहिए।